हेलो गाइस, प्रीमिक्स में स्वागत है। 4 हफ्ते के टाइम है, प्रीलिम्स पास आ रहा है। चलिए ये 4 नहीं 5 क्वेश्चन करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू आंसर दीस क्वेश्चंस। आपको पता है कि ये किस तरीके से करने होते हैं। पॉज करें स्क्रीन, अटेम्प्ट करें क्वेश्चन और फिर उसके बाद इसका आंसर मैं डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आपने बताना है। पहला, सीवीसी वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सांतनम कमिटी। आप बस ये बता दो कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, आप ऑप्शंस भूल जाओ। आप प्रैक्टिस अपने आप को हार्ड लेवल पे करो ना, डिफिकल्ट लेवल पे करो, इजी लेवल पे क्यों कर रहे हो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर सीवीसी एक्ट 2003। तीसरा स्टेटमेंट, सीवीसी can be removed या chief vigilance commissioner can be removed from the office only by order of president on the ground of proven misbehavior or incapacity after the supreme court on a reference made to it by the president has on inquiry reported that the commissioner is to be removed. And last is, jurisdiction of CVC extends to all employees of central government and group A officers of public sector undertakings. क्या आंसर होगा इसका, इसको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा सही रॉन्ग है। तो दोस्तों इसका ना सही जवाब, जो कि बहुत लोग शायद नहीं अच्छे से दे पाएंगे, वो है बी। द करेक्ट आंसर इज बी। वाई? बिकॉज पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सांतनम कमेटी बनी, उसने बोला कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नाम की संस्था होनी चाहिए। उसके बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट की विनीत नारायण केस की गाइडलाइंस आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीवीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो। तो इसलिए 2003 के अंदर सीवीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाता है अंडर द सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। फिर उसके बाद सीवीसी एक्ट के अंदर जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, उनकी रिमूवल का प्रोसेस जो दिया गया है वो इस प्रकार ही है जैसा कि स्टेटमेंट 3 में था। दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। सीवीसी को क्या सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ज्यूरिसडिक्शन मिलती है? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें स्टेट के विजिलेंस ब्यूरोज या अदर डिपार्टमेंट्स के पास भी होती। इसीलिए इसमें पीएसयूज में एक लेवल के ऊपर, आरबीआई, सिरबी, नाबार्ड, इनमें एक ग्रेड के ऊपर जो काम करने वाले अफसर होते हैं, उनकी जो उनको इन सीवीसी के पास उनकी कंप्लेंट जाती है। हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंप्लेंट नहीं जाती। इसलिए स्टेटमेंट 4 बहुत ब्रॉड है और वो इनकरेक्ट है। अगर आप प्रीलिम्स 2026 के लिए रिवाइज कर रहे हो तो हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स आपको अवेलेबल है और आप इसको 15 दिन के अंदर अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। मुझे ये बताओ, सीवीसी की जो अपॉइंटमेंट है उसकी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन बैठता है? सीवीसी की अपॉइंटमेंट है, उसकी सिलेक्शन कमेटी है, उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर है? ये मुझे चैट में बता दो फटाफट। अब दूसरा सवाल देखते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के बारे में सवाल है। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया मैनेजेस दीज प्रॉपर्टीज। इंडियन सिटीजन्स हु आर लीगल एयर्स ऑफ सच प्रॉपर्टीज कैन क्लेम ओनरशिप। Act applies to properties left behind by individuals who migrated to Pakistan and China. तो इसमें एक ही स्टेटमेंट गड़बड़ है। आई होप आपने पॉज करके आंसर दे दिया है। नाउ आई एम आंसरिंग। इसमें एक ही स्टेटमेंट गड़बड़ है, वो है दूसरी स्टेटमेंट। इनफैक्ट 2017 में स्पेसिफिकली इसी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस कानून को अमेंड किया गया था, एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017, जहां पे यह कहा गया था कि जिन सिटीजन्स की प्रॉपर्टी या जिन लोगों की प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है और कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया जिस प्रॉपर्टी को ले जाता है, उनके सक्सेसर्स या एयर्स अगर भारत में भी रहते हैं तो भी वो क्लेम नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी पे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर इज 1 एंड 3 ओनली। तो सेपी जो है या कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया जो है वो 1968 में बनाई गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये सभी एनिमी प्रॉपर्टी की प्रिजर्वेशन, लीजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ करता है। इस एक्ट को 2017 में बदला गया था ताकि एनिमी प्रॉपर्टी लीगल सक्सेसर्स तक भी ना पहुंच पाए। ऐसा हो सकता है कि हम पाकिस्तान या चाइना के किसी व्यक्ति को एनिमी डिक्लेयर कर दे, लेकिन उनका जो अगली औलाद है या सक्सेसर्स हैं वो भारत में ही है, तो वो क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्लियरली बताया गया है दैट वंस अ प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज एनिमी, इट रिमेन्स विद द कस्टोडियन एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड, सोल्ड और रिक्लेम्ड इवन बाय द लीगल एयर और द ऑफ द ओरिजिनल ओनर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए बिल्कुल
पर्याप्त है, सही है। अब आप मुझे पीएम किसान के बारे में ये 4 स्टेटमेंट पढ़ के बताओगे कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। गलत तो क्या ही बताओगे, आप सही बता दोगे तो गलत अपने आप मुझे पता लग जाएगा। स्क्रीन को पॉज करें, स्टेटमेंट इज लॉन्ग, pause the screen, try to attempt, and then I will tell you the answer. So in this question, scheme is centrally sponsored scheme with financial assistance between center and states? No. PM किसान एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें भारत के सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को 6,000 रुपीज पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। यह स्कीम 2019 में स्टार्ट हुई थी, शुरुआत में इंटरिम बजट में अनाउंस हुई थी और उसके बाद इसको फुली इंप्लीमेंट किया गया। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। Responsibility for identifying the beneficiaries lies with the central government. No, sir. The responsibility for giving the beneficiary list to the center lies with the state government. वेस्ट बंगाल के अंदर ये स्कीम बहुत देर बाद इसलिए इंप्लीमेंट हुई थी क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने सरकार को अलेजिडली बेनिफिशियरीज की लिस्ट नहीं दी थी, ऐसा सरकार का, केंद्र सरकार का कहना था। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, पहली स्टेटमेंट भी गलत है। अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन लॉजिक पे जाओगे तो एलिमिनेशन लॉजिक से आपके पास एक ही आंसर बचता है, बट फोर्थ स्टेटमेंट को एग्जामिन करना जरूरी है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है दैट स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिजिकली वेरीफाई एटलीस्ट 5% ऑफ द बेनिफिशियरीज ईच ईयर टू प्रिवेंट डायवर्जन ऑफ फंड्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनफैक्ट इन स्कीम्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा या ऑडिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चौथा सवाल देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखने से पहले एक और रिमाइंडर कि 15 दिन में रिवाइज करना है जीएस, तो आप रैपिड रिवीजन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, इस पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रेशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? एक राज्य के राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास इनमें से कौन सी पावर ऐसी है जो डिस्क्रेशनरी है, यानी जिसमें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की आपको जरूरत नहीं है? पहला, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर इंपोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल, यानी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना। क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? हां बिल्कुल, क्योंकि अगर ये सीएम के एडवाइस के ऊपर डिपेंडेंट होता तो कभी भी ये हो नहीं पाता, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगाने का पर्पस ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए, तो सीएम तो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे डिसमिस कर दो, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। जहां तक बात आती है मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की, क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं जी। क्या गवर्नर अपनी मर्जी से किसी को स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना सकता है? नो, इट हैज टू बी ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यस। इसको आप एक ऑप्शन देखते हो आर्टिकल 200 में कि गवर्नर स्टेट की असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल्स को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। ये जो फैसला लेना है ये गवर्नर अपनी मर्जी से ले सकता है, इसमें सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए डिस्क्रिशनरी है। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, इनको कैसे बनाया जाएगा ये गवर्नर के हाथ में है। लेकिन क्या गवर्नर अपनी मर्जी से एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बना सकते हैं? क्या डिपार्टमेंट्स, मंत्रालय कितने होंगे स्टेट के, बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो पहली और तीसरी सिर्फ ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी। आखिरी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम से, और वो आपके बेसिक्स को बिल्कुल अच्छे से टेस्ट करेगा। हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ कल और उसमें एक सवाल पूछा गया रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इस स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और समझिए कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट passes the resolution in this regard by a simple majority। यहां तक सब सही चल रहा था, बस ये जो स्टेटमेंट है सिंपल मेजॉरिटी, ये गड़बड़ हो गया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169 एंड 171 देखेंगे, दीज डील्स विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आर्टिकल 169 में ये क्लियरली बताया गया है कि अगर मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है किसी स्टेट में, यानी विधान परिषद बनाना है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल हटानी है यानी अबॉलिश करना है, इन दोनों सर्कमस्टांसेस में इनिशिएटिव स्टेट की तरफ से लिया जाएगा। स्टेट की जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अपने स्टेट की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करेगी और वह रेजोल्यूशन होना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी। बाय स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस मेजॉरिटी से अगर आप पास करते हो तभी ये अलाउड है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है।
because once you pass a resolution with special majority, then it can be forwarded to the center that yes, we want to create a legislative council in our state. हम अपने स्टेट में 2 हाउस बनाना चाहते हैं, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी. लेजिस्लेटिव असेंबली हैज नो रोल टू प्ले इन द अबॉलिशन ऑफ द काउंसिल. ये भी गलत है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, चाहे वो काउंसिल बनाना हो चाहे उसको अबॉलिश करना हो, दोनों सर्कमस्टांसेस में असेंबली का रोल है. तीसरा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल कैनॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली. ये भी बिल्कुल सही बात है. आर्टिकल 171 स्ट्रेंथ बताता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉम्पोजिशन बताता है. तो कॉम्पोजिशन के अंदर ये बताया गया है दैट द स्ट्रेंथ इज बेसिकली लिमिटेड एट 1/3 ऑफ द असेंबली. तो अगर आपकी स्टेट की असेंबली में 300 मेंबर्स हैं, तो आपकी विधान परिषद में 100 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. आखिरी पॉइंट, 1/12 मेंबर्स आर elected by persons residing in the state who have been graduates for at least 3 years. तो जो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉम्पोजिशन देखते हो, उसमें 1/12 1/12 1/12 लोग 1/12 लोग कौन कहां से आते हैं या कौन चुनते हैं उनको? व्हाट इज द इलेक्टोरेट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद? 1/12 इज ऑफ ग्रेजुएट्स. तो ग्रेजुएट्स जो 3 साल के हैं, 3 साल से ग्रेजुएट हैं भारत अपने स्टेट में, वो वोट देते हैं. जो टीचर्स हैं, है ना, हायर सेकेंडरी या अपर हायर एजुकेशन लेवल के टीचर्स हैं, वो 1/12 लोगों को वोट देते हैं. 1/3 लोग चुने जाते हैं बाय द एमएलएस, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. तो स्टेट की असेंबली में से 1/3 लोग चुने जाते हैं. 1/3 लोग पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी लोकल बॉडीज के द्वारा चुने जाते हैं. पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बॉडीज के द्वारा चुने जाते हैं. एंड 1/6 जो है उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं. 1/6 लोगों को गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करते हैं. तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है. तो ये जो चौथी स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट है, दैट इज करेक्ट. तीसरी और चौथी स्टेटमेंट करेक्ट है. बी इज द राइट आंसर. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. तो हरियाणा के पेपर में भी देयर आर क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर यू टू नो ईच एंड एवरी ऑप्शन. हर जगह कंपटीशन टफ होता जा रहा है, पढ़ाई करते रहो, यूपीएससी का पेपर निकाल लो इस बारी में. और अगर कोई भी सहायता चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमको फोन करो, कांटेक्ट करो, वी विल बी देयर टू असिस्ट यू. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट. सी यू गाइज वेरी सून. आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस अगर चाहते हो तो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. धन्यवाद.